प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास बड़ोदरा, गुजरात से। फिलहाल ये रहते कहीं बाहर हैं, मतलब विदेश में रहते हैं। और ये जिनकी कुंडली है, इनके पिता ने इनकी कुंडली मेरे पास भेजी है। इस कुंडली में अध्ययन से आपको ये समझ में आएगा कि केंद्र में राहु और केतु के बैठने का फल जातक के जीवन को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। गुरु और चंद्रमा का एकादशवें भाव में बैठना जातक को क्या कुछ सकारात्मक और उन पे शनि का प्रभाव व्यवहार को किस तरीके से प्रभावित करेगा। शुक्र बुध राहु के साथ जब सूर्य के साथ जब जन्म कुंडली के धन भाव में बैठ जाते हैं तो किस तरीके का भाव फल देते हैं। और जन्म कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी का पंचम भाव में बैठने का फल क्या होता है। इन सभी विषयों पे समग्र रूप से बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण करेंगे। इसके साथ दशमांसा चक्र पे अध्ययन जाएगा, जहां लग्न में शनि राहु धनु लग्न की कुंडली में और गुरु शुक्र का प्रभाव चतुर्थ स्थान को कैसे प्रभावित करता है। दाम्पत्य क्या कुछ कहता है जातिका का, ये भी जानेंगे। बने रहे कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले, जैसे कि आप मेरे नियमित दर्शक हैं और ये जानते हैं कि मैं पंचांग पे सबसे ज़्यादा एनर्जी लगाता हूँ और ग्रहों को जहाँ से बल सबसे ज़्यादा मिलता है वो पंचांग ही होता है। इस वजह से भी आपको सबसे ज़्यादा मैं पंचांग ही बताने की कोशिश करता हूँ। कुंडली पे तो आएंगे ही, पर बात है कि जन्म हुआ है जातिका का मार्गशीर्ष माह में। ऐसे लोग जो मार्गशीर्ष माह में जन्मे होते हैं वो कभी कभी मुंहफट होने के कारण गलतियाँ करते हैं और बनी बनाई मित्रता को शत्रुता में धकेल देते हैं। यहाँ पे कई बार व्यक्ति अपने तार्किकता के कारण गलत निर्णय भी लेते देखा जाता है या एक तरफा निर्णय लेने वाला भी होता है। दक्षिणायन में जितने भी पापग्रह होते हैं, जैसे कि शनि मंगल राहु केतु आदि, यहाँ तक कि इसमें पापग्रह तो नहीं पर क्रूर ग्रह की संज्ञा जिन्हें सूर्य को दी गई है वो भी इसमें थोड़े कमज़ोर से परिणाम करते हैं। और दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण शनि मंगल राहु केतु ये चारों ग्रह जातक के जीवन में कई बार दाम्पत्य को, या तो माता पिता के दाम्पत्य को, या तो कई बार जातिका के स्वयं के दाम्पत्य को एक नेगेटिव एस्पेक्ट में लेके जाते हैं। इस वजह से बाबूरे, हमें जहाँ कहीं भी विवाह करना है हम बहुत सतर्क और सावधान होने के साथ विवाह करेंगे। विवाह से संबंधित जितना निर्णय लेना हो, और इतना ही नहीं, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बार हमें चुनौतियों का सामना न करना पड़े, हमें इसकी भी कोशिश करनी होगी। क्योंकि दक्षिणायन में कई बार जातक का जीवन ऐसे परेशान होता रहता है। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि नहीं, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि में जन्म हुआ है तो कृष्ण पक्ष के नवमी तिथि तक के चंद्रमा लगभग शुभ ग्रह होते हैं, पर यहाँ से ये पापक होने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से भी कई बार व्यक्ति के जीवन की दिनचर्या और व्यक्ति के जीवन में जो जीवन का ढर्रा है वो एक जैसा नहीं रहता, मतलब फ्लक्चुएशन उसमें देखने को मिलता रहता है, कभी अच्छा या कभी बुरा। इस तरीके का परिणाम यहाँ पे देखने को मिलता है। मन बुद्धि चित्त जो है वो कई बार बदलते रहते हैं। जन्म हुआ है सोमवार को और वार के अधिपति होते हैं चंद्रमा, जो बैठे हैं गुरु के साथ लाभ भाव में महान गज केसरी योग लगा करके, जहां जातक की महत्वाकांक्षा की पूर्ति भी होगी। और सिंह राशि में बैठे हैं, मघा नक्षत्र होगा। तो मघा नक्षत्र पे वैसे तो अगर हो सके तो हमें अपने पितरों की पूजा खूब करनी चाहिए। सिंह राशि यानी कि सूर्य की मूल त्रिकोण राशि, नक्षत्र यानी कि मघा, और उसके स्वामी होते हैं केतुदेव। तो सूर्य की राशि और केतु के नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं वो आत्मविश्वास से युक्त होते हैं, पर अत्यधिक आत्मविश्वास से युक्त होने के कारण कई बार इनके दिमाग में भ्रम की स्थिति भी बनती है। एकादशवें भाव में चंद्रमा बैठे हैं, जो व्यक्ति के समस्त इच्छाओं की पूर्ति भी करते हुए नजर आएंगे। कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि मघा नक्षत्र, ओम पितृभ्यो नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए। चिरचीटे की जड़ या भृंगराज की जड़ व्यक्ति को अपने गले में धारण करना चाहिए। इतना ही नहीं, अपने पितरों के निमित्त अमावस्या को दान करना चाहिए। ऐसे ही लोगों की कुंडली में कई बार पितर नाराज होते हैं तो दिक्कत होती है, परिवार में कलह का वातावरण बन जाता है, क्लेश बन जाता है। परिवार के लोग बहुत छोटे रहेंगे पर फिर भी उसमें वातावरण खराब सा बना रहता है। इस वजह से अपने कुल देवता की पूजा और अपने पितरों की पूजा नियमित रूप से करें। इसका सबसे साधारण सा उपाय होगा कि आप अमावस्या को अपने घर पे किसी ब्राह्मण को बुला करके उसे भोजन दें और उसे वस्त्र दान दक्षिणा दे करके उसे संतुष्ट होकर के उसका आशीर्वाद लेकर के तब उसे घर से विदा करें।
मघा नक्षत्र मैंने बताया ऐन्द्र योग, ये बहुत उत्तम बात होगी कि व्यक्ति ऐन्द्र योग में जन्मा है। ऐसे लोग राजसिक सुखों को प्राप्त करने वाले होते हैं, उनके पास आर्थिक रूप से कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है। राक्षस गण होगा मघा नक्षत्र के कारण और क्षत्रिय वर्ण होगा लग्न के कारण। इस आधार पर व्यक्ति में रजस तत्व की प्रधानता रहेगी और राक्षस गण के कारण तमस तत्व की प्रधानता होगी। हमें इनको हटा करके, मतलब रजस तत्व का अर्थ होगा राजसिक सुख, लग्जरी, और राक्षस गण के कारण तमस तत्व यानी कि तामसिक प्रवृत्ति। तो कई बार मांसाहार, बहुत तड़क भड़क, मसालेदार, बाजारू, संबंधों को बहुत ज़्यादा निम्न स्तर पे जा कर के देख लेना, संबंधों को बहुत ज़्यादा समय न देना, माता पिता के बीच संतुलन बनाने की कोई कोशिश न करना, एक तरफा निर्णय दे देना। दूसरा कि राक्षसगण के कारण कई बार व्यक्ति बहुत उलटफेर करता है, जीवन में बहुत ज़्यादा संतुलन बनाने की कोशिश नहीं करता। कोशिश ये नहीं करता है कि कैसे लोगों को समेटा जाए, लोगों को एक साथ रखा जाए। कोशिश इस बात की नहीं होती कि वो कितना अपने बुद्धि का इस्तेमाल अच्छे कार्यों में कर सकता है। यहाँ पे गड़बड़ी दिखाई दे रही है। और क्षत्रिय वर्ण के कारण क्रोध है, वैमनस्य भी कई बार हो जाता है। मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात रखी जाए, मेरे हिसाब से काम हो, इस तरीके की जो दिमाग में बातें चलती हैं, ये भी कई बार व्यक्ति के जीवन में परेशानी का एक नया सबब बन जाता है। तो आपको इन सभी चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। जितना ज़्यादा हो सके हम शांत रहें, धैर्य धारण करें, उत्तेजित न हो, जल्दबाजी में किसी को निर्णय न दें, क्योंकि सिंह राशि है तो हम अगर जातिका हैं तो हमें अपने अंदर कोमलता का भाव रखना होगा। सबको सुनना, शांत रहना, दत्तचित्त होना, व्यवस्था में विश्वास करना, कुव्यवस्था में नहीं जाना, तर्क बहुत ज़्यादा ना करना, अटखेलियाँ ज़्यादा ना करना, बचपना ज़्यादा ना करना, इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। माता और पिता का सामान्यतया समान आदर करना, और इतना ही नहीं, सबके बारे में एक अच्छा नेचर लेकर के उसके सामने प्रस्तुत होना। क्योंकि क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के कारण ये सारी चीज़ें व्यवहारिक धरातल पे कई बार व्यक्ति के जीवन में कमजोरी का मार्ग दिखा देती हैं, या यहाँ पे आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। सीधी बात है। तो ये आपकी कुंडली का पंचांग था, जहां हमें अपने आप को व्यवस्थित करना है, नियमित दिनचर्या का पालन करना है, लगातार एक जैसा रहना है, दुख और सुख में एक जैसे रहने की कोशिश करनी है, ईर्ष्या नहीं करना है, द्वेष नहीं रखना है, छल नहीं करना है, कपटपूर्ण बातें नहीं करनी है, आलस्य नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आज का काम कल पे नहीं टालना है, और अपने करियर को लेकर के, माता पिता के संबंधों को लेकर के, भाई बहन के संबंधों को लेकर के हमें मजबूत एक अच्छा सा व्यवहार या अच्छा सा वातावरण विकसित करने के लिए उसमें पहल करने की कोशिश कर रही है। ये हम कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे बस के बाहर की बात नहीं है। हम इन सभी चीज़ों पे काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक अच्छा वातावरण तैयार करेंगे और हम परिवार को एकजुट रखने में हमारी मदद मिल जाएगी परिवार को, तो ये काम होगा। बाकी ये अब मैं आपकी कुंडली पे इस बात पे चिंतन कर दूं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और कितने राशि पे बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात सूर्य की करते हैं। सूर्य इस कुंडली में एक अंश पे बैठे हैं विशाखा नक्षत्र में, और किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, परंतु यहाँ ये लाभ भाव के स्वामी होने से, धन भाव में जाने से, और धन भाव के स्वामी का अपने भाव से 4 घर आगे बढ़ने से, इस पंचम भाव के स्वामी का अपने मित्र की राशि में बैठने से कहीं ना कहीं एक लाभ की स्थिति धन के मामले में दिखाई देगी। सूर्य विशाखा नक्षत्र में बैठेंगे तो थोड़ी बहुत इरिटेटिव साउंड करने वाला व्यक्ति को बनाएंगे, मतलब वो कई बार स्पष्टवादी हो जाता है, या स्पष्ट बोलने के कारण अपने कुटुंबजनों से दूरी उसको निभानी पड़ती है। चंद्रमा जन्म कुंडली में बैठे हैं 11 अंश के मघा नक्षत्र में, जिसके कारण कई बार व्यक्ति को छोटी मोटी बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है, या घाव फोड़ा फुंसी बचपन में हो, धीरे धीरे चल के रक्त से संबंधित कई बार समस्या देखने को भी मिलती है। मघा नक्षत्र में है चंद्रमा और गुरु के साथ बैठे हैं तो व्यक्ति को धार्मिक भी बनाएंगे, पर दूसरों की स्थिति को नहीं समझने वाला भी कई बार बना देंगे, क्योंकि उस चंद्रमा के ऊपर शनि और मंगल के साथ राहु का प्रभाव भी है। शनि की 3री दृष्टि, राहु की 5वीं दृष्टि और मंगल की 7वीं दृष्टि भी है। तो चंद्रमा हो गए पापक ग्रह के प्रभाव में ज़्यादा। तो जब चंद्रमा अर्थात मन, क्या कहा शास्त्र में, आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी ग्रहा प्रयक्षंत शुभा शुभानी, चंद्रमा पे जब अधिक से अधिक पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो मन पापी हो जाता है। लेकिन एक गुरु के प्रभाव के आने के कारण उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी देखने को मिल जाएंगी, परंतु 75% तक चंद्रमा पाप प्रभावित हैं।
चंद्रमा पे चूंकि सबसे ज़्यादा सभी ग्रहों का फल चंद्रमा के ऊपर आश्रित होता है, इस वजह से चंद्रमा का पापी होना विभिन्न ग्रहों को भी पापी बना देता है। इस अवस्था में हमें सबसे ज़्यादा फोकस अपने नेचर और अपने व्यवहार पे करने की आवश्यकता है। मंगल जन्म कुंडली में बैठे हैं 20 अंश 45 कला के साथ, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में और गुरु से दृष्ट हैं। इस वजह से व्यक्ति की कैपेसिटी अच्छी होगी। मतलब कैपेसिटी का अर्थ है समस्या को समझने की शक्ति, क्रिएटिविटी और कन्विंसिंग कैपेसिटी। आप अपनी बात कितनी सरलता से लोगों तक पहुंचा पाते हैं, आपका कम्युनिकेशन कितना बेटर है और आप कितने अच्छे तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर पाते हैं समाज में लोगों के सामने, इन सभी मामलों में मंगल देव का बल मिलेगा। साथ ही साथ कुटुंब का भी धन सुख या कुटुंब का सुख, माता पिता के संपत्ति का सुख भी व्यक्ति को मिल जाएगा। पंचम भाव में मंगल अकेले बैठे हैं, इस वजह से कई बार ये गर्भ धारण करने में परेशानी भी देते हैं। इस अवस्था के कारण कई बार मंगल की दशा में चूंकि प्रभाव है, क्योंकि यहाँ पे केतु का भी प्रभाव आ रहा है पंचम भाव पे, पर 2 शुभ ग्रह की दृष्टि भी जा रही है। संतति हो तो जाएगी पर गर्भ धारण करने में दिक्कत होगी या कई बार गर्भपात की समस्या भी मंगल की दशा में, केतु की दशा में देखने को मिलेगी। बुधदेव जन्म कुंडली में 14 अंश के बैठे हैं अनुराधा नक्षत्र में, और जो प्रभाव है वो सूर्य के साथ बैठे हैं, बुध के साथ अस्त हो रहे हैं। पर बहुत सामान्य बात है कि अस्त हैं, वक्री नहीं है। अगर वक्री होते तो ज़्यादा कष्ट देने वाले ग्रह बन जाते। यहाँ पे बुधदेव जन्म कुंडली में संतुलित वातावरण तैयार करवाएंगे, माता और पिता के बीच में मतभेद भी देने का काम करेंगे। और चूंकि भाग्य भाव के स्वामी होकर के अपने भाव से 6 घर आगे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, इस कारण से यहाँ पे कई बार भाग्य की चिंता भी जातक को सताएगी और इस वजह से भी कई बार पति और पत्नी के बीच कम्युनिकेशन को नुकसान मिलेगा। बुध के बाद अगर गुरु की बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति 21 अंश के बैठे हैं 41 कला के साथ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, और वो शुक्र जन्म कुंडली के धन भाव में बैठे हैं। तो लग्नेश का धन भाव में बैठना महाधनी योग, लग्नेश का लाभ में बैठना व्यापार से धन, लग्नेश का चतुर्थ स्थान में स्वग्रही होना, ये व्यक्ति के जीवन में धन और व्यक्तित्व को एक अच्छा नेचर देने की स्थिति में लेके जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि देवगुरु बृहस्पति जातक को अच्छा बनाएंगे स्वभाव से और व्यवहार से। देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में देखते हैं तो लग्न कुंडली में 11वें भाव में, नवांश कुंडली में 11वें भाव में, इस वजह से पति व्यापार करने वाला मिले या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाला मिले तो हमें विवाह कर लेना चाहिए। दूसरा कि अगर गुरु वर्गोत्तम होकर बैठे हैं तो सिद्धांतकार लिखते हैं व्योमस्त पाताल विलग्नभानाम वदंती नामा मुनिंद्र जाला तत्कंटकम केंद्र चतुष्टयम च वर्गोत्तमो तत्स्वनवांसकास्तु। ग्रह अगर वर्गोत्तम होकर बैठ रहा है इसका अर्थ है कि वो आपके संग खड़ा है, और गुरु अगर अच्छे हैं तो संतान, दाम्पत्य, विवाह, धन धान्य, सुख सौख्य और आपका कम्युनिकेशन, इसके साथ साथ आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं आएंगी उसको समाप्त करने में या कम करने में गुरु की मदद मिल जाएगी। मतलब इस दशा काल में आपका यश मान पद प्रतिष्ठा जो भी होए ये सब आपको लाभान्वित कर जाता है। शुक्रदेव आपकी कुंडली में 24 अंश के बैठे हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में और वृश्चिक राशि में बैठे हैं, इस वजह से पेट और नेत्र से संबंधित समस्या देंगे। साथ ही साथ विचारों में कई बार निगेटिविटी भी शुक्र देंगे। हालांकि लग्नेश होकर के धन भाव में बैठे हैं और किसी पापक ग्रह का उनके ऊपर असर नहीं है। नवांश चक्र में वो ग्रह जन्म कुंडली में बैठ रहे हैं 3रे भाव में, और यहाँ वो लाभेश होकर के बैठ रहे हैं, गुरु के प्रभाव में हैं। इस वजह से शुक्र की दशा भी लगभग आपको अच्छाइयाँ दिखा जाएंगी। उस दशा काल में एक्सपीरियंस बढ़ेगा, समझने की शक्ति बढ़ेगी, लोगों से सीखने की स्थिति बढ़ेगी। बाकी बात अगर शनिदेव की करते हैं तो शनिदेव आपकी कुंडली में 18 अंश के साथ बैठे हैं, आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं, राहु जन्म कुंडली में 7वें भाव में बैठे हैं, यहाँ वो मारक होंगे। 9वें भाव में शनि बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं उस भाव का अधिपति 2रे भाव में, तो शनि का प्रभाव जन्म कुंडली के 6ठे भाव पे, और 6ठवें भाव के स्वामी 11वें भाव में। तो गुरु की दशा में या शनि और गुरु की दशा में कई बार धनहीनता या धन हानि के संकेत भी मिलेंगे। हालांकि भाग्य भाव में शनि का बैठना, लेकिन भाग्य भाव में बैठे हैं और 9वें भाव या 5वें भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं, तो ये त्रिकोण का संबंध जातक के लिए लाभान्वित करने वाला हो जाएगा। नवांश चक्र में भी वो जो शनि बैठे हैं उस आधार पर धन और प्रतिष्ठा देने वाले बनेंगे। योग कारक ग्रह हैं, अवस्थागत ठीक हैं, 18 अंश के बैठे हैं, वक्री हैं, इस वजह से 100% तो 9वें भाव का नहीं पर आयु में वृद्धि का योग तो जरूर लगाएंगे, क्योंकि कुछ डेविएशन के साथ शनिदेव परिणाम करेंगे 8वें भाव का भी। राहु आपकी कुंडली के 7वें भाव में बैठे हैं, मैंने बात कही है बहुत बार, केंद्र त्रिकोण गो राहुर स्थितः सतोषतः शुभाचांतर दशा तस्य राज्य कीर्ति प्रदान राम। अगर राहु 8वें भाव में बैठे हैं तो खराब हो जाते हैं, 7वें भाव में बैठे हैं तो कई बार ये मारक हो जाते हैं, लेकिन केंद्र में चतुर्थ
लग्न दशम, पंचम और नवम भाव में बैठेंगे तो राज्य और कीर्ति देने वाले हो जाते हैं। इसका अर्थ होगा कि राहु आपकी कुंडली में दाम्पत्य में कमजोरी, कंफ्यूजन में ले जाने वाला, बहुत समय तक, लंबे समय तक अपने करियर को डिरेल करना, गलत जगह पे मेहनत करना, बाद में चल करके बहुत भटकाव के साथ व्यक्ति अपने करियर के सही क्षेत्र को पकड़ पाता है। इस वजह से ऐसा ना हो, इस वजह से हम जो भी विषय का चयन करेंगे उसे बहुत गंभीरता से और सावधानी से करेंगे। लग्न में केतु बहुत सारा एक्सपीरियंस देते हैं, भ्रमित रखते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या देते हैं, और विशेषतया अगर वो राहु और केतु भरणी नक्षत्र के राहु बैठे हैं तो ये धनवान बनाएंगे, और केतु जन्म कुंडली में स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं तो यहाँ वो व्यक्ति को लेखक, कवि, पत्रकार, कानूनी विशेषज्ञ, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारी चीज़ों का दिमाग जातक की कुंडली में लग्न में बैठे हुए केतु दे जाएंगे। अब यहाँ से शुरू करते हैं जन्म कुंडली के दशमांश चक्र का अध्ययन, जहाँ लग्न कुंडली के तृतीय भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बनते हैं और लग्न कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी यहाँ के भी लग्नेश बनते हैं। लग्न के अधिपति का लाभ में जाना और लाभ के अधिपति का तीसरे भाव में जाना, ये कहीं ना कहीं पराक्रम में ही धन और सुख छुपा है। तीसरे भाव में शुक्र का बैठना और चतुर्थ स्थान में शनि का बैठना, शुक्र का ऊंचा विलासी होना और शनि का नीचा विलासी होना, स्वग्रही मंगल और गुरु से दृष्ट होना, सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि, लग्नेश का लाभ भाव में जाना और लाभेश के ऊपर गुरु की दृष्टि का होना, ये कुंडली को एक अच्छा नेचर देते हैं, जहां धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान और दाम्पत्य का अच्छा सुख देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ जो सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं, यहाँ चंद्रमा स्वग्रही हैं और मंगल की नीच दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं। मतलब हमें ससुराल वालों के साथ अपने संबंधों पे बहुत ध्यान देने की भी आवश्यकता होगी। चतुर्थ स्थान में शनि का बैठना, जो धनु लग्न की कुंडली के लिए द्वितीयेश और तृतीयेश होकर के बैठे हैं और इस भाव के स्वामी शत्रुग्रही हो रहे हैं। इस वजह से यहाँ हमें सास और ससुर के साथ संबंधों को भी बहुत सावधानी से निभाने की आवश्यकता होगी। नवम भाव के स्वामी का जन्म कुंडली के अष्टम भाव में जाना, यहाँ पे व्यक्ति को धनी तो बनाता है, एक धनवान ससुराल तो देता है, पर वस्तुतः वहाँ पे कई बार सास और ससुर के प्रभाव के साथ साथ ससुराल के विभिन्न जो सदस्य होते हैं उनके साथ संबंधों को कमजोरी भी दे देता है। नवांश कुंडली में केंद्र का खाली होना, बहुत सारे भावों का खाली होना बहुत अच्छा नहीं होता, पर यहाँ पे मंगल स्वग्रही गुरु से दृष्ट होने के कारण संतति का सुख निश्चित रूप से मिल जाएगा। शुक्र का जन्म कुंडली के लाभेश या लग्नेश से दृष्ट हो जाना या लाभ भाव का स्वामी होकर के तीसरे भाव में जाना, ये कहीं ना कहीं मेहनत की स्थिति को दर्शाता है। लग्न कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी होकर के लग्न में बनती है राशि धनु की और वो स्वग्रही हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं जो लाभ के स्वामी हैं। तो लग्न और लाभ का संबंध जब केंद्र से हो जाए तो ये महाधनी योग बनेगा, जो गुरु और शुक्र को इस जातक की कुंडली के लिए लाभान्वित करने वाला हो जाएगा। शनि और राहु का दशमेश का लग्न में बैठना, धनेश का लग्न में बैठना व्यक्ति को कामकाजी बनाता है, व्यक्ति कारोबार करता है और एक प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ अपने करियर को एक अच्छा नेचर देता है। मंगल का पंचम भाव का स्वामी होकर के नवम में बैठना, पंचम भाव का स्वामी होकर के नवम में बैठना, लग्न कुंडली में ये दोनों ही स्थितियां जातक को सुख और समृद्धि देने वाली बनेगी। नक्षत्र के आधार पर अगर बात करता हूं तो आपको मघा नक्षत्र में दान करना चाहिए। इसके साथ साथ अनुराधा, विशाखा, भरणी, अश्विनी और पुष्य, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम होंगे। साथ ही साथ अगर अंक की बात करेंगे तो अंक 5 बहुत अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है उत्तर और पश्चिमी देशों में। इसके अतिरिक्त मैत्री कुंभ और मिथुन वालों से हो, विवाह वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न, सिंह राशि सिंह लग्न और साथ ही साथ कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों से होना अच्छा रहेगा। विवाह में चाहे जैसा भी हो, पर व्यक्ति माता के निकट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, पिता से थोड़े बहुत मतभेद या पिता का मतभेद सामने प्रकट हो रहा है, पर सबसे ज़्यादा सुख व्यक्ति को पिता से ही मिलने वाला है। माता से सुख उतना नहीं, पिता से सुख ज़्यादा है। पिता से व्यक्तित्व का विकास होगा, पिता के नज़दीक रहने से पिता का बल बढ़ेगा और पिता के नज़दीक रहने से माता का भी सुख बढ़ने वाला हो जाएगा। माता और पिता के बीच में षड्यंत्र करने की कोई कोशिश ना करें, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके गुरु को प्रभावित कर रही है। गुरु के ऊपर राहु, मंगल, शनि सबका प्रभाव है। इस वजह से आपकी अच्छाई मर रही है, इसे मारिए मत और दुनिया भर के संबंधों को कलयुगी चश्मे से नहीं देखने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा हो सके एक सत्य और कर्तव्यनिष्ठ बन करके अपने पवित्र आचरण का जो है वो
दर्शन कराएं लोगों को। यहाँ माता और पिता के बीच में जो मतभेद होगा उससे आपका कहीं से भी कल्याण नहीं होने वाला है। अगर आप उसमें भी कुछ लाभ देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपको सबसे ज़्यादा अपने पैरों को देखने की आवश्यकता है। क्लियर है? रत्न इस कुंडली में अगर कुछ अच्छा होगा तो इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का रत्न सबसे ज़्यादा अच्छा है। आप चाहें तो उनका रत्न धारण कर सकते हैं, पुखराज। और चतुर्थी का व्रत इस कुंडली को बहुत आगे लेके जाए। इतनी सारी चीज़ें बनती हैं। दिन आपकी कुंडली के हिसाब से शनिवार और शुक्रवार का बहुत अच्छा रहेगा। ये कुंडली लगभग प्रैक्टिकल विचारों वाली ज़्यादा है, विशेषतः पेशेवर प्रवृत्ति की कुंडली दशमांसा चक्र में ज़्यादा नजर आ रही। आप अपने कारोबार से संतुष्ट होंगे और लगभग आप असंतुष्ट नहीं होंगे अपने कारोबार से। पर यह कुंडली किसी भी तरीके से अपने परिवार को एकत्रित करने के लिए कोशिश नहीं कर रही है। और सबसे ज़्यादा है आधुनिक विचारों से आप प्रभावित ज़्यादा हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा आपको सभ्यता का ध्यान रखना है, संस्कृति का ध्यान रखना है, धर्म और परंपराओं पे विश्वास, और उसको एक साथ लेकर चलना और साथ ही साथ अपने जीवन में उसको डाल करके रखना, अपने जीवन में उसको समाहित करके रखना, ये इस कुंडली की आवश्यकता मालूम पड़ती है। व्यक्तित्व पे काम करने की आवश्यकता, भ्रम में ना रहें, जितना ज़्यादा हो सके अपनी वाणी पे काम करें, संबंधों को ऊंचाइयां दें। इसके साथ साथ हम और भी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके मन को शांत रखने की और पेट को ठीक रखें। स्वास्थ्य में हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण कई बार पेट भी गड़बड़ हो रहा है। नौकरी और व्यापार के आधार पर नौकरी ज़्यादा अच्छी है, व्यापार सामान्य है। इसके साथ साथ हमें अपनी दिनचर्या को ठीक रखना होगा, कंसंट्रेशन पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है, अपने मूल विषय पे ध्यान ज़्यादा दें और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को इकट्ठा करें। भाग्य का सुख इस कुंडली में 100% अच्छा है। ये कुंडली सामाजिक और भी ज़्यादा हो सकती है और गरीबों की मदद करना और ज़रूरत पड़ने पे बोलना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये कुंडली जितनी मेहनत करेगी उतना ज़्यादा प्राप्त करेगी। और ये कुंडली कभी भी ऋण में नहीं रहेगी। विदेशी धन और विदेशी कंपनियों से जोड़ करके काम ये कुंडली कर सकती है। परमानेंट विदेश रहने का योग भी आपकी कुंडली में अच्छा बना हुआ है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।